नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है नई टीम नया संदेश। निश्चित तौर पर बिना संदेश के, बिना मैसेज के न जिंदगी की कोई दिशा है और न किसी संगठन या उस संगठन की नई टीम की। तो हेमंत खंडेलवाल जी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष, उनकी नई टीम आकार ले चुकी है और अब इस नई टीम को ये भी साबित करना है कि जो दायित्व, जो जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दी गई है वो उस कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरने के लिए तैयार है। चुनौती आसान नहीं है। चुनाव कब आ जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अभी हम बिहार चुनाव में 2025 के आखिरी में उलझे हैं और जैसे ही 25 ख़त्म होगा तो 27 की गणना शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की गिनती शुरू ही हो रही होगी कि ये कहा जाएगा अरे आ गया मध्य प्रदेश। 2028 चुनाव है भैया। अब तो 29 में लोकसभा। वाकई लोकतंत्र के इस महापर्व में हम ऐसा लगता है कि पूरे 5 साल चुनाव ही करते रहते हैं। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल की प्रदेश इकाई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट, फिर डिबेट की चर्चा। नवाचार के लिए जानी जाने वाली बीजेपी ने एक बार फिर अपने मिजाज को कायम रखा है। मध्य प्रदेश की नई कार्यकारिणी के चयन में भी पार्टी की रीति नीति साफ झलकती है। कार्यकारिणी में नए चेहरों को मौका और पीढ़ी परिवर्तन का संदेश स्पष्ट नजर आता है। नई कार्यकारिणी के ज्यादातर पदाधिकारी हालांकि पार्टी की रीति नीति से परिचित हैं, लेकिन प्रशिक्षण को महत्व देने वाली बीजेपी ने नए पदाधिकारियों के लिए गाइडलाइन भी स्पष्ट कर दी है। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि नई कार्यकारिणी की घोषणा के बाद बीजेपी में नाराजगी है और वो डैमेज कंट्रोल में लगी है। जिनके लोग नहीं बने, जो कांग्रेस से भी बहुत से गए हैं वो नहीं बने, तो कब तक रुकेंगे वो भी। तो इसका अल्टीमेट एंड कलह होगा और कलह के लिए इन्होंने कोशिश की है, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डैमेज कंट्रोल अभी कार्यकारिणी बनी नहीं और लोग अभी फील्ड में गए नहीं। अभी तो इनका जनरल सेक्रेटरी कौन रहेगा ऑफिस में ये तय नहीं हुआ है, तो उसके पहले नसीहत, इसका मतलब डर है और सही डर है। बिहार चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के चलते नई कार्यकारिणी की बैठक नहीं हो पाई है, लेकिन नेताओं ने पदाधिकारियों को बता दिया है कि आपके व्यवहार और आचरण को ही मतदाता पार्टी का व्यवहार और आचरण मानते हैं, इसलिए जनता के बीच बेहद संजीदा रहें। कांग्रेस के डैमेज कंट्रोल का जवाब भी बीजेपी की तरफ से तगड़ा आया है। कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है। कांग्रेस थोड़ी ये कुर्ते फट रहे हैं, पजामे फट रहे हैं, चप्पल छोड़कर नेता बग रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। हर कार्यकर्ता को काम और सो अवसर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है। उन कार्यकर्ताओं को भी मौका देना, पार्टी की सेवाएं जो बरसों से कर रहे हैं, इसलिए ये संगठन का मूल मंत्र है। बीजेपी ने नई कार्यकारिणी के चयन में जिन मानदंडों का ख्याल रखा है वो बताता है कि बीजेपी संगठन के मामले में आखिर क्यों कांग्रेस और दूसरी पार्टियों से कोसों आगे निकल जाती है, और यही कवायद बड़ा अंतर भी पैदा करती है। तो नई टीम, नया संदेश और निश्चित तौर पर आगे बढ़ना होगा। हमारे सवाल देख लीजिए। पहला सवाल, नई कार्यकारिणी के जरिए बीजेपी ने फिर नया संदेश देने की कोशिश की। बीजेपी के लिए उसकी रीति नीति ही उसका गुरु मंत्र है। और आखिरी सवाल है, तीसरा सवाल, कार्यकर्ता की निष्ठा प्रतिष्ठा बीजेपी में पद पाने की पहली शर्त है क्या? ये हमारा तीसरा सवाल। जो मेहमान हैं हमारे, उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं कांग्रेस के युवा नेता, प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब, उनका बहुत स्वागत, इस्तकबाल। मनोज सैनी जी हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं यशपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक, उनका बहुत स्वागत है। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से एक राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। दिनेश जी को, यशपाल जी को, फिरोज जी को, मनोज जी को, आप सभी को एक बार फिर, क्योंकि हम मिल रहे हैं अभी, दीपावली की शुभकामनाएँ, क्योंकि शुभकामनाएँ अहर्निश हैं, चलती रहती हैं, चलती रहनी चाहिए। दिनेश जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर, किस तरह देखते हैं आप नई कार्यकारिणी, नया संदेश? कांग्रेस का कहना है कि अभी से सख्ती बरतने की बात कहकर एक साफ मैसेज भी दे दिया गया है
कैसे देखते हैं आप बीजेपी की नई कार्यकारिणी को? और अब चूंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है चुनाव जीतने की मशीन है, जाहिर है इस मशीन को आते ही अब जुट जाना है कि कैसे नगरीय निकाय, फिर पंचायत और फिर विधानसभा चुनाव। जी देखिए, ये जो चुनाव की राजनीति है वो तो 24 घंटे और 7 दिन लगातार चलती रहती है। जो भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी है उसकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप देखिए ना कि 4 दशक मध्य प्रदेश में ही भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आए हुए होगा। जो सत्ता की विकृतियां होती हैं वो यदा कदा हमें कहीं ना कहीं देखने सुनने को मिल जाती है, बयानों के जरिए, घटनाओं के जरिए, या जिस तरह के जो दूसरे मामले होते हैं उसमें हमें देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी के उस चेहरे को वापस स्थापित करना जो पार्टी विद डिफरेंस के साथ इस देश में आया था। तो ये इस दौर की उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है हेमंत खंडेलवाल जी का भी जो संदेश अपने पदाधिकारियों के लिए है वो यही है कि अनावश्यक चीज़ों में ना उलझें। कोई वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। जब इन चीज़ों पर आपका ध्यान होगा तो फिर संगठन मजबूत नहीं हो सकता, संगठन कमज़ोर होगा और विपक्ष को फिर मौका मिलेगा कि आपकी जो आइडियोलॉजी है या आपका जो अप्रोच है उस पर वो सवाल खड़े करे। तो सबसे महत्वपूर्ण यही है कि वो जो नीचे ज़मीनी का कार्यकर्ता है, जिसकी ये कहीं ना कहीं ये दर्द है कि इतनी लंबी सत्ता होने के बावजूद वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ, उसकी समस्या वहीं की वहीं है, तो उन पर ध्यान दिया जाए और एक संवाद का सेतु ये कार्यकर्ता बने। बिल्कुल सही कहा आपने, और चुनौती आसान नहीं है। मनोज, जिस तरह की सतर्कता की ज़रूरत है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेताजी को कई बार हमारी बिरादरी के लोग भी, कई बार प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल के लोग भी एक फ़ोन करके रिकॉर्डिंग मशीन ऑन करके शुरू हो जाते हैं। कौन बोल रहे हैं? हाँ तो हैं, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष, आप उपाध्यक्ष हैं, क्या करेंगे आप? जी नहीं, आप धमकी दे रहे हैं। और थोड़ी देर में वो मीडिया में, और मीडिया से पहले अब तो प्रभु सोशल मीडिया पर वो ऐसा वायरल होता है कि थोड़ी देर में कहानी कहाँ से कहाँ। तो एडवाइस तो बिल्कुल ठीक है, बहुत ज़रूरत भी है शरद जी। देखिए, पीढ़ी परिवर्तन हुआ है, जैसे दिनेश जी भी कह रहे थे, लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि पीढ़ी परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है इस कार्य समिति में। मतलब पूरी आप जब कार्य समिति को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी बदल गई। पहले प्रदेश के अध्यक्ष बदले, 50% से ज़्यादा नए पूरा चेहरे हैं। जी, नया चेहरा, जो हम कह भी रहे थे कि 70% के आसपास नए चेहरे दिखाई देंगे, तो वही नए चेहरे। हालांकि चेहरे वो हैं जिन्हें आप और हम तो जानते हैं, लेकिन लोग नहीं जानते। तो अब इसको लेकर पार्टी के भीतर भी कहीं ना कहीं जो पुराने नेता है, जो छूट गए हैं, उनके भीतर जो डैमेज कंट्रोल की बात कांग्रेस कह रही है, तो मुझे लगता है ये चिंता का विषय भी होगा। और इसीलिए नसीहत की बात कही जा रही, छवि आपकी बेहतर होगी। पद मिलता है, पद मिलते के साथ ही जैसा आप कह रहे थे, नेताजी भी बदल जाते हैं। उनको लगता है कि मैं महामंत्री हो गया हूँ, मैं उपाध्यक्ष हो गया हूँ, मेरे पास ये पद आ गया है, तो पद का उस तरह से इस्तेमाल नहीं करता जैसा भारतीय जनता पार्टी का संगठन चाहता। और इसीलिए देखिए, कई बार नेताजी तो नहीं, परिवार के लोग ज्यादा, परिवार के लोग टोल पर गड़बड़ हो जाती है, जानते नहीं हो कौन है हम। जी बिल्कुल। और इसलिए हेमंत खंडेलवाल जब बने तो उन्होंने पहले दिन ही कहा था कि जो पार्टी की रीति नीति से नहीं चलेगा वो मुश्किल में पड़ेगा। और आप देखिए, जब संगठन का गठन हुआ तो उसमें उसकी छवि भी दिखाई दे रही। तो मुझे लगता है बहुत सोच समझकर ये कार्य समिति तैयार की गई है। और रात को 11 बजे आप देखिए, बिहार की चुनाव की व्यस्तता है, ये अलग है भारतीय जनता पार्टी में, जो अलगपन दिखाई देता है। इतनी व्यस्तता के बीच भी कहीं पार्टी को लगा ऐसा ना हो कि हम समझाइश ना दें और नेताजी कल से नेताजी बन जाए। तो इसीलिए नसीहत दी गई है कि आपकी छवि पार्टी की छवि है, तो छवि बनाकर चलिएगा। हालांकि आगे ऐसा कहा जा रहा है कि 20 तारीख के बाद बड़ी नसीहत भी मिलने वाली है। जी। और आपको याद होगा कि बंसल न्यूज़ के कार्यक्रम में एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री जी जब भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि कई बार मैं सुनता हूं कि हमारे भी और दूसरी पार्टियों के भी राजनीतिक दलों के नेताओं के डांटते डपटते हुए वीडियो और ऑडियो वायरल हो जाते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि भाई आप इतनी कटु और कड़वी भाषा में बोलते क्यों हैं। जी जी, ये बड़ा साफ मैसेज था। तो ये वो पार्टी है जो इन चीज़ों को, और प्रधानमंत्री की एक और बहुत गंभीर समझाइश थी जो शायद इस मीटिंग के पहले की थी कि अपने परिवार पर ध्यान रखिए। अगर आपके परिवार को आप ठीक से अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे तो लोगों में ये भी मैसेज जाएगा कि आप अपना परिवार तो देख नहीं पा रहे हैं, जनता के परिवार को कैसे संभालेंगे। इसीलिए उदाहरण शायद कुशवाहा ठाकरे का दिया था। जी, फिरोज सिद्दीकी साहब। देखिए शरद जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना
सोच है कि उनको क्या करना है, उनको अपनी पार्टी कैसे चलानी है। लेकिन एक लोकतांत्रिक कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी भी लोकतंत्र की वाहक है। किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में जो समाज का चेहरा है उसका प्रतिबिंब पार्टी के अंदर और उसकी सरकार में दिखना चाहिए। यहाँ जिस तरीके से पिछड़े वर्ग, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की उपेक्षा इनकी पूरी कार्यकारिणी में हुई है, इसका जो रोष है, इसी की वजह से इनको डैमेज कंट्रोल करना पड़ रहा है। आपने जितने भी लोगों को लिया, आपने अल्पसंख्यक लिए, अल्पसंख्यक में एक ही अल्पसंख्यक लिया, उसमें भी आपको आगे लिखना पड़ रहा है जैन, बाकी के भी अल्पसंख्यक हैं, आपको उनको भी सम्मान देकर आगे लाना चाहिए। आपका प्रतिबिंब आपकी पार्टी में दिखना चाहिए। पिछड़े वर्ग की जो आबादी है वो 52% है, आपने कुल 6 पिछड़े वर्ग के लोग लिए। जो बड़ी बड़ी राजनीतिक कम्युनिटियाँ हैं, यादव हैं, गुर्जर हैं, गडरिया हैं, काछी, कुशवाहा, माली, सैनी, और आपने लोधी, लोधा, लोध सबको बाहर कर दिया। एक भी नहीं है आपकी पार्टी में अभी इस समय। तो ये जो इम्बैलेंस है, शिवपुरी से ऐसी क्या मजबूरी थी भारतीय जनता पार्टी में जो 2-2 लोग लेना पड़े, सुरेंद्र शर्मा जी और वीरेंद्र रावत, और आपने पूरा महाकौशल छोड़ दिया, विंध्य छोड़ दिया आपने। तो ये जो चीज़ हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, इनको करना हमको कोई इससे तकलीफ नहीं है, लेकिन विपक्ष के नाते हम इन सब बातों को उठा रहे हैं। आप हमारी कांग्रेस की कार्यकारिणी देख लीजिए, जिला अध्यक्षों की सूची देख लीजिए, 70% 80% लोग ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक के लोग हैं। और हमने जो परिवर्तन किया है इसी का उल्टा किया है जो भारतीय जनता पार्टी करती आ रही थी, और अब भारतीय जनता पार्टी जो है उसी रास्ते पर चली है। तो ये जो डिफरेंस है, हमारा कहना ये कि अभी सभी समाजों के लोगों को जो आए हैं वो योग्य लोग होंगे, लेकिन क्या आपको एक मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं मिला? आप बिहार में तो कह रहे हैं कि मुस्लिम डिप्टी सीएम नहीं बनाया, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं, तो आप भी यहाँ करके दिखा सकते थे। दूसरे लोगों को और भी कम्युनिटी के लोगों को आप जो है प्रतिनिधित्व देते, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र जो है एक छतरी है और इसके नीचे पूरा भारतीय समाज खड़ा है। तो आपको भागीदारी देना है तो सभी को भागीदारी देना है, ये लोकतंत्र का मूल संदेश होना चाहिए। यशपाल जी, जितनी गंभीरता से विश्लेषण कांग्रेस की तरफ से सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, मुझे लग रहा है विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर आमंत्रित करना चाहिए आपको कि कौन किस कम्युनिटी का कितना प्रतिनिधित्व है। क्या कहेंगे आप? जो सारी बातें इन्होंने कही हैं, अल्पसंख्यकों की नुमाइंदगी ठीक नहीं है, प्रतिनिधित्व ठीक नहीं है, और अल्पसंख्यकों में मुस्लिम की बात तो हमेशा होती है बीजेपी के साथ। जी शरद जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबको हर समय पर, हर स्थान पर, हर व्यवस्थाओं में भागीदारियां सुनिश्चित करती है। संगठन में अनेक ओहदे होते हैं, जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी अनेक स्थान होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां एक और राष्ट्रपति अगर मुस्लिम समाज का दिया है, तो वहीं महिला राष्ट्रपति भी आदिवासी प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी ने दिया। दूसरा तो मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे कम समय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने जितने कम समय में, लगभग 2.5 महीने में, जो प्रदेश की कार्य समिति बना दी है, वो वास्तव में स्वागत योग्य है। हम तो कांग्रेस से पूछना भी चाहेंगे कि कांग्रेस 70 दिन पार हो गए हैं शरद जी, 70 दिन, 2 महीने से ज्यादा हो गए। कांग्रेस के लोगों ने तो अभी तक जिला अध्यक्षों को कार्य समिति बनाने के लिए फ्री हैंड ही छोड़ रखा है। मंडलम के अध्यक्ष तक कांग्रेस के पास अभी तक मिल नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस अपने संगठन को देखे, अभी हालिया इसी हफ्ता अनुशासन समिति के अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी ने भोपाल में पत्रकार वार्ता में इस बात को स्वीकार किया है शरद जी, और उन्होंने कहा कि समन्वय की भारी कमी कांग्रेस में, और जिस प्रकार से उज्जैन में पैरेलल संगठन चल रहा है, उसको लेकर के जो नोटिस इश्यू हुए हैं, कांग्रेस अपने दल को देखे, कांग्रेस में कितनी अनुशासनहीनता है, कहां कपड़े फट जाते हैं, कहां कुर्सियां चल जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन का संदेश दिया है। ये अगर हम कहते तो शायद सिद्दीकी जी नाराज हो जाते, लेकिन आपने भी कहा है, मनोज जी ने भी कहा है, और आपकी रिपोर्ट में परिलक्षित हुआ है। और जिस प्रकार से 55 वर्ष 60 वर्ष से कम आयु के युवाओं को जो प्रतिनिधि दिया है, महिलाओं को जो प्रतिनिधि दिया है, और जिस प्रकार से 16 यदि नए चेहरे आए हैं शरद जी, तो संगठन को चालना देने के लिए 13 पुराने लोगों को भी रिपीट किया है, ताकि ठीक ढंग से उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। कुल मिलाकर के गठन की जो प्रक्रिया हुई है, और आपने बहुत अच्छी बात की, आपने रिपोर्ट में ही कहा है, मनोज जी ने कहा है कि इतनी व्यस्तता के दौर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने वर्चुअल बैठक के आधार पर नए जो पदाधिकारी, उनको जिम्मेदारी से अवगत कराया,
उनकी भागीदारी क्या होगी, किस प्रकार से वो अपना चेहरा लेकर के और जनता के बीच में, संगठन के बीच में समन्वय के साथ जाएंगे। देखिए, हिदायत देना और परिवार के सदस्यों को के साथ विचारों को साझेदारी करना, यही तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। इतनी व्यस्तता के दौर के बाद भी आदरणीय शिव प्रकाश जी ने, आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने, आदरणीय हितानंद जी ने, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सारे नवगठित नव मनोनीत जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनको किस प्रकार से रात को वर्चुअल बैठक के माध्यम से इस बात की बधाई भी दी है, शुभकामना भी दी है और इस बात की ओर इंगित भी किया है कि हमारी जवाबदेही क्या है। हम पार्टी का चेहरा है, परिवार या व्यक्ति का चेहरा नहीं है और ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव हो सकता है। कांग्रेस अपने दल की चिंता करे। और जहां शरद जी आपने कहा है कि चुनाव चुनाव चुनाव, तभी तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है जी, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने 2027 2028 की चिंता करी है, यही चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि बार बार चुनाव पर जो भार पड़ता है, आर्थिक भार पड़ता है, कर्मचारी अधिकारियों की जिस प्रकार से ड्यूटियां लगती है, जिस प्रकार से आचार संहिता के बोझ से हमको सबको विकास से दूर रहना पड़ता है, इन सबको लेकर के प्रधानमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। दिनेश जी, ये सवाल तो बहुत मायने नहीं रखता कि आखिर इसमें माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम प्रतिनिधि क्यों नहीं है, क्योंकि ये मैसेज विधानसभा चुनावों से लेकर बीते कई चुनावों से ये मैसेज बहुत साफ है और उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन वो पीढ़ी जो आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की वरिष्ठ पीढ़ी है, जिसका एक हिस्सा यशपाल सिंह सिसोदिया जी भी हैं, ये वो पीढ़ी थी जिसने राजनीति का ककहरा बहुत ज़मीन से सीखा। इनमें से अधिकांश नेता, कैलाश जी, शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कमल पटेल जी, ये सारे लोग पार्षद के लेवल पर पहले ज़मीनी लड़ाई लड़ी उन्होंने, वहाँ से और आगे बढ़े, वहाँ से आगे बढ़ते हुए विधायकी तक पहुँचे, फिर प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण, पहले ज़िला संगठन में, फिर प्रदेश संगठन में। ये जो कार्यकारिणी आई है, इस कार्यकारिणी के अधिकांश सदस्यों के पास वो अनुभव नहीं है। ये चीज़ इसको कैसे मीट आउट करेगी बीजेपी और किस तरह से वो संस्कार इस नई कार्यकारिणी के 50% से ज़्यादा युवा और नए चेहरों को देगी, जिससे वो टक्कर लेकर आने वाले समय में उन स्थानों पर बहुत मजबूती से खड़े हों जहां आज उनके वरिष्ठ नेता हैं। जी शरद जी, दो हिस्सों में यदि हम देखें तो एक भारतीय जनता पार्टी वो थी जो 2003 के पहले की राजनीति में थी, जो विपक्ष की राजनीति करते करते आगे बढ़ी थी, और इसके बाद जो 2003 के बाद जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो, और वो एक अलग कार्यकर्ता और नेता उस दौर में आया है, वो कहीं ना कहीं जिसे आज हम कह रहे हैं ना कि पीढ़ी परिवर्तन के जरिए भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। तो जो पुरानी भारतीय जनता पार्टी थी 2003 के पहले, जिसने विपक्ष की राजनीति की, उसमें विनम्रता और सौम्यता भी थी उनके नेताओं में। वो जनता से जुड़े हुए थे, जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उन्होंने हर संघर्ष देखा था और जनता की हर समस्या को समझा था। लेकिन अभी की जो पीढ़ी है उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो जनता की नब्ज को पहचाने। वो यदि नब्ज अभी उन्होंने पहचानी नहीं है, वो तो ये मानते हैं कि हम एक चेहरे के सहारे जो है चुनाव जीत जाते हैं, कोई भी चुनाव होगा कि हर जगह मोदी जी का चेहरा होगा। लेकिन खुद की लीडरशिप को स्थापित करना, खुद को स्थापित करना और वोट पार्टी के लिए बढ़ाना, ये इस पीढ़ी के सामने एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो आइडेंटिटी है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप देखिए ना कि जो 1990 में विधायक बने, वो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री भी बने, कैलाश विजयवर्गीय भी, ऐसे बहुत सारे आप 1990 के दौर के विधायक देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पदों पर हैं। ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में आज देखने को कम मिल रहे हैं कि जो नया नेतृत्व आ रहा है वो किस तरह से अपने आप को डेवलप करेगा। ये जो है ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के आगे की जो 10-15 साल की राजनीति है, वो उसके लिए एक बड़ी चुनौती इस नई पीढ़ी के साथ चलेगी, और वो उससे कैसे निपटती है ये भी देखना काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प भी होगा। सही कहा आपने। और ये चुनौती बीजेपी की नहीं, ये कमोबेश सभी राजनीतिक दलों की है। बीजेपी तो फिर भी अपनी मजबूत संगठन शक्ति से कुछ अपनी इन चुनौतियों को छिपा ले जाती है या उनकी भरपाई कर लेती है। बाकी दलों के लिए ये मुसीबत है कि जिनके 35 से 45 साल के युवा जो अब SUV में चलते हैं, उनके पिताजी भले ही एक लूना या स्कूटर पे चलते थे, लेकिन अब उनके भव्य शोरूम हैं या अच्छे कारोबार हैं,
और उसी की बिना पर वो राजनीति में चमकते दमकते हुए स्वरूप के साथ आ जाते हैं। और जब आपके पास पैसा होता है तो नारे वाले भी मिल जाते हैं, बैंड बाजे वाले भी मिल जाते हैं, और हुजूर आप तो छा गए माशाअल्लाह क्या कहने आपके, ये भी मिल जाते हैं। तो इनसे निकलना बड़ा, मनोज यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शोले जैसी फिल्म में जिसका डायरेक्टर अच्छा, स्क्रिप्ट राइटर अच्छा, तमाम चीज़ें अच्छी, वहाँ 2 मिनट के रोल में जगदीप, असरानी और तमाम, अब दिवंगत हैं असरानी जी को श्रद्धांजलि, ये तमाम भी हिट हो जाते हैं। यानी फिल्म मजबूत हो। बीजेपी की फिल्म अभी शोले की तरह है, बहुत मजबूत है। कोई भी नया चेहरा 1 मिनट की एंट्री भी मार लेता है, वो भी चमक जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं हो सकता। जी देखिए, उसका उदाहरण है बहुत अच्छा। पिछली बार जब बीडी शर्मा जी ने अपनी टीम बनाई तो उसमें कई नए चेहरे थे जिनका नाम तो नहीं लूंगा, आप और हम याद करेंगे। तो वो चेहरे शरद जी गायब हो गए थे। गायब होने का मतलब ये है कि आपको शोले जैसी फिल्म तो मिल गई है, पर उसका किरदार आप नहीं निभा पा रहे, भले चाहे छोटा सा किरदार आपको मिले। तो वो किरदार निभाने की तो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। इसीलिए रात को नसीहत दी जा रही थी कि प्रभु आप ऐसा मत करिए, आपको छवि सुधारना पड़ेगा, आपको आचार विचार व्यवहार ठीक करना पड़ेगा। और एक और बड़ी चुनौती है कि जिस तरह पीढ़ियों का परिवर्तन हुआ है, तो वो सीनियर लीडर जो घर जाकर बैठ गए, उनके परिजनों को मौका मिला नहीं। ये भी एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने अपने भीतर ले ली। एक भी नेता पुत्र ऐसा दिखाई नहीं देता जिसको जगह मिल गई। तो मुझे लगता है ये बहुत चुनौतियां हैं बीजेपी के सामने, और ये तो दिखाई देगी शरद जी। अब इसको वो कैसे करेगी, इसकी रणनीति कैसे बनाएगी, और यही चिंता शायद बीजेपी के भीतर चल भी रही है, इसलिए देर रात को बैठक बुलाई जाती है क्योंकि इस कार्यकारिणी के सामने हालांकि अभी समायोजन की कुछ गुंजाइश छोड़ रखी है हेमंत जी ने, लेकिन फिर भी क्या वो नेता पुत्रों के लिए हो सकती है आपातकाल में, इसमें संदेह है। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नेता पुत्र और उनके समर्थक क्या बीजेपी की संगठन शक्ति के आगे नतमस्तक होकर जरा सी भी आवाज़ पीड़ा की, कराह की नहीं निकालेंगे? माफ़ कीजिएगा, ये वक्त बताएगा। फिरोज साहब, वक्त कम है, एक संक्षिप्त टिप्पणी। मैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को धाराशाही होता देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी हो गए 22 साल काम करते करते, इनकी पार्टी में अब संघर्ष करने वाले लोग नहीं बचे। वो ही लोग बचे जिन्होंने 22-25 साल से सिर्फ सत्ता देखी है, और सत्ता के साथ जो चीज़ें मिलती हैं वो देखा है। हमने देखा था कि 2023-3 में जब हम आए थे, तो जब भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता था वो बड़ा संघर्षशील होता था। अभी हमारी 15 महीने की सरकार में भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन तो छोड़िए, एक धरना नहीं दे पाए ये लोग। तो ये अभी एक बार अभी तक चल रही है, जब तक इन, जैसे मैं कहूँ शोले फिल्म में अभी जय वीरू हैं तो वो फिल्म चल रही है, लेकिन जैसे ही एक बार इंटरवल हो गया और कांग्रेस वापस आ गई, तो फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले जाएगी, इसकी मुझे बहुत उम्मीद कम लगती है। और इनके जो नेता थे, जो कहा ना दिनेश जी ने कि बड़े सौम्यता हुआ करती थी, बहुत तरीके के सौम्य लोग होते थे। हम तो गांव की पॉलिटिक्स से मैं जुड़ा हूँ, इसलिए मैंने देखा है। लेकिन अब जो हैं वो सिर्फ पैसे वाले लोग आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। उसका जो कैडर का जो गरीब कार्यकर्ता है वो वहीं का वहीं है जहाँ था, और जो पैसे वाले लोग हैं वो ऊपर बढ़ रहे हैं। तो इसका जो असर है वो दिखेगा। और इन्होंने जो अभी कार्यकारिणी घोषित की है, और जो बिहार में की इन्होंने 101 में से 49, उससे ये समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक समीकरण भी बिगड़ रहा है। और इसका रिजल्ट आपको 14 नवंबर और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में देखिएगा। यशपाल जी, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ के गठन के बाद अब दोनों राज्यों का स्थापना दिवस नज़दीक है। 2004 के आसपास, चूंकि जोगी साहब की सरकार थी जो दिवंगत हैं अब, एक प्रदर्शन हुआ था जिसमें मध्य प्रदेश के भी नेता गए थे काफ़ी बड़ी संख्या में, और वहाँ लाठीचार्ज जब हुआ, उस लाठीचार्ज में शिवराज जी कहते थे कि आज भी जब भी बारिश होती है, बदली होती है, तो शरीर दर्द करता है। नंद कुमार साय जी को तो शायद कई महीनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। संघर्ष मनुज के जागृत पौरुष की अविरलता का स्वर है। संघर्ष बड़ा है सपनों से, संघर्ष सुखों से बढ़कर है। तो सुख और संघर्ष, इनका संतुलन बना है बीजेपी में। शरद जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो चिंता करता है, तो व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता है, और हमारे जो संगठन के जो प्रभारियों की जो जवाबदेही, जो जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ पर नेतृत्व करने वाले जो संगठन के पुरोधा हैं, वो अनुशासन के साथ, समन्वय के साथ हमारे जनप्रतिनिधि और संगठन का जो दायित्व है
उसको लेकर के चलते हैं। इसी कारण से निरंतर भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हो रही है। सिद्दीकी जी अभी जिस प्रकार से बिहार के चुनाव के परिणामों को लेकर के मन ही मन जो खुशी और एडवांस में जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही परिणाम आएंगे और प्रशासन की का दुरुपयोग आ जाएगा, ईवीएम मशीन के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा, वोट चोरी का आरोप लगा दिया जाएगा, ये तीनों चीजें तैयार बैठी पड़ी है। जिस प्रकार से भी रुझान भी आ रहे हैं, जिस प्रकार से लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बिहार में बनने की ओर अग्रसर है, और भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से संगठन के पदाधिकारियों को जिस प्रकार से एक नसीहत दी है या जिस प्रकार से एक मार्गदर्शन दिया है, यही मार्गदर्शन शरद जी आगे चल करके समन्वय स्थापित करता है सत्ता और संगठन का, और सत्ता और संगठन का बेहतरीन संगठन यदि कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज एक चीज़ मैंने नोट की यशपाल जी कि पूरी डिस्कशन के दौरान आप भी किसी चिंतन में तो रहे, अच्छी बात है, चिंतनशील पार्टी है, चिंतनशील कार्यकर्ता है, क्योंकि आपकी एक शानदार मुस्कुराहट नहीं देख पाए हम। कहीं ना कहीं कोई किसी चिंतन में तो आप भी डूबे थे कि हाँ किस तरह की चीज़ें हैं। स्वाभाविक है क्योंकि आप मैं विचार कर रहा था शरद जी कि आपने जिस प्रकार से अपनी रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के जो यूथ को बढ़ाने का काम किया है, आपने जिस प्रकार से जो समीक्षा की है उससे मन प्रसन्न था, इसलिए मैं मौन था। जी, लेकिन आपकी मुस्कुराहट बहुत जरूरी थी, तो मैं समझ गया कि आज आप भविष्य में झांकने की कोशिश कर रहे थे कि आपके ये रणबांकुरे, ये योद्धा जिनमें से अधिकांश नए हैं या 50% से ज़्यादा नए हैं, ये कैसे लड़ाई लड़ेंगे, और आप जैसे सीनियर लीडर्स कैसे उनके लिए मार्गदर्शक नेता के तौर पर उनको गाइड। मैं भी शरद जी प्रारंभ में नया ही था। हाँ बिल्कुल सही है। नहीं, अभी भी हम मानते हैं आप युवा हैं और अभी तो बहुत संभावनाएं, अनंत संभावनाओं के साथ हैं आप, बहुत बिल्कुल। अभी तो हमें जल्दी बधाई देने का अवसर भी आपको मिल सकता है। बहुत शुभकामनाएं यशपाल जी आपको भी, दिनेश जी आपको भी धन्यवाद करते हुए, फिरोज सिद्दीकी साहब आपको, मनोज आपको भी धन्यवाद। और आगे देखिए हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम, बेशक ये कहने में मुझे संकोच नहीं, अफसरनामा, जिसमें आप मिलेंगे उत्तर प्रदेश काडर के सीनियर लेकिन युवा IPS अधिकारी बबलू कुमार से। नाम इनका बबलू कुमार है, चौंकेंगे आप। हमने इनसे पूछा भी कि नाम हमने ये बड़ा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सुना है। लखनऊ में JCP हैं और काफ़ी दिलचस्प व्यक्तित्व है इनका। इनसे मुलाकात करिए। 2009 बैच के IPS अफसर हैं बबलू कुमार। नमस्कार।